वो एक मशहूर अरबपति थी जो अपनी बेरुखी और अहंकार के लिए जानी जाती थी। वो एक साधारण मैकेनिक था जो पश्चिमी घाट के ऊबड़-खाबड़ रास्तों के बीच एक छोटे से गांव में रहता था। वे दोनों अलग-अलग दुनिया के थे। यहां तक कि उनका एक ही फ्रेम में साथ खड़ा होना भी नामुमकिन लगता था। लेकिन ये सब शुरू हुआ एक मजाक और तिरस्कार से भरी एक बात के कारण। अगर तुमने इस गाड़ी को अभी ठीक कर दिया तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। यहीं से सब बदल गया। किसी ने नहीं सोचा था कि उसके रिंच के एक घुमाव ने न केवल इंजन को ठीक किया, बल्कि उस महिला के दिल के सबसे कोमल कोने को भी छू लिया, जिसने हमेशा सोचा था कि उसके पास सब कुछ है। पर इस कहानी का अंत जब आप सुनेंगे तो आपको असंभव शब्द पर विश्वास नहीं रहेगा। जुलाई का महीना था और सह्याद्री की पहाड़ियों में मौसम का कोई भरोसा नहीं था। सुबह कड़ी धूप थी, लेकिन शाम होते होते काले बादलों ने आसमान को घेर लिया और लोनावला के घाटों पर बारिश ऐसे बरसने लगी जैसे कुदरत अपना सारा गुस्सा उन्हीं घुमावदार रास्तों पर निकाल रही हो। एक चमकती हुई काली मर्सिडीज अचानक एक तीखे मोड़ पर रुक गई। 35 वर्षीय सफल व्यवसायी और भारत की अग्रणी ऑर्गेनिक फूड कंपनी की सीईओ अनन्या मेहरा ने गाड़ी के स्टीयरिंग पर झुंझलाकर हाथ मारा। आज सब कुछ उसके खिलाफ जा रहा था। उसने घड़ी देखी। शाम के 5:40 हो रहे थे। अगर वो रात 9 बजे तक पुणे नहीं पहुंचती तो कल सुबह जापान से आने वाले बड़े निवेशकों के साथ होने वाली मीटिंग की तैयारी नहीं कर पाती। करोड़ों रुपए का सौदा उसका इंतजार कर रहा था और अब उसकी करोड़ों की गाड़ी उस सुनसान पहाड़ी रास्ते पर भारी बारिश के बीच खराब पड़ी थी। अनन्या ने फोन निकाला, लेकिन नेटवर्क गायब थे। वो अपनी महंगी सैंडल पहनकर गाड़ी से बाहर निकली और बारिश का पानी तुरंत उसके टखनों तक आ गया। उसकी सफेद ब्रांडेड शर्ट और स्कर्ट पूरी तरह भीग चुके थे और ठंडी हवा उसे थरथरा रही थी। तभी उसे दूर हवा में झूलता हुआ एक पुराना जंग लगा साइन बोर्ड दिखाई दिया। अर्जुन ऑटो वर्क्स, ईमानदारी ही पहचान है। एक पुराने शेड के नीचे एक छोटा सा घर और गैरेज था। अनन्या बेमन से अंदर गई और जोर से आवाज दी, कोई है यहां? मेरी गाड़ी खराब हो गई है, मुझे मदद चाहिए। एक भारी और शांत आवाज नीचे से आई। बस 1 मिनट। कुछ ही पलों बाद एक आदमी पुरानी ट्रक के नीचे से बाहर निकला। उसकी बाजू ऊपर चढ़ी हुई थी, चेहरे पर ग्रीस और तेल लगा था, लेकिन उसकी आंखें गहरी और शांत थीं। वो लगभग 40 साल का था, कद लंबा, सांवला रंग और चेहरे पर अनुभव की लकीरें। वो पास आया, एक पुराने कपड़े से हाथ पहुंचे और सिर हिलाया। नमस्ते मैडम, गाड़ी को क्या हुआ? इंजन अचानक बंद हो गया। मुझे नहीं पता क्या हुआ है, पर मुझे बहुत जल्दी है। क्या आप देख सकते हैं? अनन्या ने चिड़चिड़ेपन में कहा। उसने सिर हिलाया। मैं अर्जुन हूं, मुझे अपना सामान लेने दीजिए। जब वो तैयारी कर रहा था, अनन्या गैरेज के किनारे खड़ी रही। उसने चारों ओर देखा। बिखरा हुआ सामान, हाथ से लिखी कीमतों की लिस्ट और तेल की महक। वो वहां से तुरंत निकल जाना चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। कुछ ही मिनटों में अर्जुन बरसाती पहनकर अनन्या के साथ बाहर निकला। बारिश अभी भी तेज थी। उसने बोनट खोला और बहुत ही कुशलता से इंजन की जांच की। पसीना और बारिश उसके माथे पर मिल रहे थे। अनन्या लगातार अपना फोन चेक कर रही थी। अर्जुन ने बोनट बंद किया और शांत आवाज में कहा, रेडिएटर और पंप बुरी तरह खराब हो गए हैं। शायद ढलान पर ज्यादा दबाव और गर्मी के कारण ऐसा हुआ है। इसमें नए पुर्जे लगेंगे, कम से कम 2 दिन लगेंगे। अनन्या चौंक गई। 2 दिन? मेरे पास 2 दिन नहीं है। कल सुबह पुणे में एक बहुत बड़ा सौदा होना है। अर्जुन ने सिर हिलाया। मैं समझता हूं, लेकिन मैं कोई जादूगर नहीं हूं। पुर्जे मुंबई से मंगाने होंगे, कल पहुंचेंगे। अनन्या ने अपना बटुआ निकाला। तुम पैसे बताओ, मैं 3 गुना दूंगी। बस मुझे आज रात पुणे पहुंचा दो। अर्जुन ने उसे देखा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बस एक दृढ़ता थी। पैसा समय को नहीं बदल सकती मैडम। कुछ चीजें जल्दी करने से सिर्फ गलती होती है और सड़कों पर गलती जानलेवा हो सकती है। अनन्या ने गुस्से में कहा, मैंने कहा ना मैं पैसे दूंगी, बस गाड़ी ठीक करो। अर्जुन ने उसे बीच में ही रोक दिया। लेकिन मैं सुरक्षा को पैसों के लिए नहीं बेचता। सन्नाटा छा गया। बारिश अभी भी गिर रही थी, जैसे अनन्या की बेबसी का साथ दे रही हो।
अनन्या ने उसे गौर से देखा और अचानक तंज कसते हुए कहा, अगर तुमने ये गाड़ी आज रात ठीक कर दी तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। अर्जुन कुछ नहीं बोला, बस एक हल्की मुस्कान दी जिसने अनन्या को असहज कर दिया। तभी अंदर से एक छोटी बच्ची की आवाज आई, पापा कौन आया है? एक 6 साल की बच्ची जिसकी 2 चोटियां बंधी थी अपनी गुड़िया पकड़े बाहर झांक रही थी। वो दौड़कर अपने पिता के पास आई और अनन्या को बड़े कौतूहल से देखा। मेरे पापा सबसे अच्छे मैकेनिक हैं। वो सब ठीक कर देते हैं, उसने अपनी मासूम आवाज में कहा। अनन्या स्तब्ध रह गई। अर्जुन ने अपनी बेटी को गोद में उठाया। आव्या, अंदर जाओ बेटा, बाहर ठंड है। लेकिन आव्या अंदर नहीं गई। उसने अनन्या से पूछा, मैडम क्या आप हॉट चॉकलेट पिएंगी? मेरे पापा बहुत अच्छी बनाते हैं। अनन्या को नहीं पता था कि उसने क्यों हाँ में सिर हिला दिया। शायद उस बच्ची की मासूमियत के कारण, या शायद इसलिए क्योंकि अर्जुन उसे बाकी लोगों की तरह खुश करने की कोशिश नहीं कर रहा था। पहली बार अनन्या को महसूस हुआ कि उसका पद और पैसा यहां बेमानी है। वो कोई सीईओ नहीं। बस एक औरत थी जो बारिश में भीगी हुई और थकी हुई थी, और वो मजाक में कही गई शादी की बात एक ऐसे सफर की शुरुआत थी जिसे उसने कभी सोचा भी नहीं था। अनन्या गैरेज के कोने में रखी एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठी थी। उसके महंगे कपड़े सूख रहे थे और कमरे में रखे एक छोटे हीटर से गर्मी मिल रही थी। मेज पर गर्मा गर्म हॉट चॉकलेट का प्याला रखा था जिसे आव्या ने बड़े चाव से बनाया था। घर में चॉकलेट और इंजन ऑयल की मिली-जुली महक थी। अजीब बात थी, लेकिन अनन्या को ये जगह किसी आलीशान होटल से ज्यादा आरामदायक लग रही थी। अर्जुन चुपचाप रसोई के कोने में कुछ तार ठीक कर रहा था। आव्या अनन्या के सामने बैठी अपनी पुरानी गुड़िया के साथ खेल रही थी और बीच बीच में उसे देख लेती थी। पीकर देखिए, ये पापा ने मुझे सिखाया है, आव्या ने खुशी से कहा। अनन्या ने एक घूंट लिया। स्वाद बहुत ही साधारण था, लेकिन उसमें एक ऐसी गर्माहट थी जो उसे आज तक किसी महंगी ड्रिंक में नहीं मिली थी। बहुत अच्छा है, अनन्या ने एक दुर्लभ मुस्कान के साथ कहा। अनन्या की नजरें कमरे में लगी तस्वीरों पर गईं। एक तस्वीर में अर्जुन ने छोटी आव्या को गोद में उठाया था, दूसरी गांव के मेले की थी। एक तस्वीर में अर्जुन के साथ एक सुंदर लेकिन गंभीर महिला थी। आपकी पत्नी कहाँ है? अनन्या ने अचानक पूछ लिया। अर्जुन रुका, एक लंबी सांस ली और बोला, वो चली गई 7 साल पहले। जब आव्या सिर्फ 1 साल की थी। अनन्या को यकीन नहीं हुआ कि अर्जुन जैसे समर्पित व्यक्ति को कोई छोड़ सकता है। अर्जुन ने बताया कि वो मुंबई में एक इंजीनियर था, लेकिन एक हादसे के बाद उसे फंसा दिया गया और उसकी नौकरी चली गई। गरीबी देख उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई। मैंने उसे कभी दोष नहीं दिया, हर किसी की अपनी पसंद होती है। मैंने यहां रुकने का फैसला किया क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं हार गया तो इस बच्ची का कोई नहीं होगा। अनन्या चुप हो गई। उसकी अपनी जिंदगी भी खाली थी। उसके माता पिता ने उसे सब कुछ दिया सिवाय समय और प्यार के। उसने हमेशा खुद को साबित करने के लिए काम किया। क्या आपको डर नहीं लगता कि आव्या कभी आपसे शिकायत करेगी कि आपने उसे सुख सुविधाएं नहीं दी? अनन्या ने पूछा। अर्जुन ने सीधे उसकी आंखों में देखा। मुझे लगता है कि एक बच्चे को बड़े घर से ज़्यादा एक ऐसे पिता की ज़रूरत होती है जो हमेशा उसके पास हो, उसकी बात सुने। मैं शायद सबसे अच्छा पिता नहीं हूं, पर मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूं। अनन्या ने अपनी आंखों के आंसू छिपाने के लिए सिर झुका लिया। वो पूरी रात सो नहीं पाई। उसने पहली बार कॉन्ट्रैक्ट्स और शेयर मार्केट के बजाय जिंदगी के बारे में सोचा। अगले दिन सुबह बारिश थम चुकी थी। अर्जुन जल्दी उठकर नाश्ता बना रहा था। अनन्या उसके पास गई। नमस्ते। अर्जुन मुस्कुराया। शुभ प्रभात, मैं शकरकंद उबाल रहा हूँ। अगर आपको ये पसंद ना हो तो मैं बाहर से कुछ और ला सकता हूँ। अनन्या ने मना कर दिया और उसके पास ही बैठ गई। एक सीईओ और एक मैकेनिक के बीच की वो गहरी खाई अब धुंधली पड़ रही थी। दोपहर में जब धूप खिली तो एक सफेद लग्जरी कार गैरेज के सामने आकर रुकी। उसमें से विक्रम उतरा, अनन्या का बिजनेस पार्टनर और पूर्व प्रेमी। उसने अनन्या को उस हालत में देखा और तंज कसा। अनन्या मेहरा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम यहां एक मैकेनिक और इस बच्ची के साथ खेल रही हो, जबकि कंपनी के शेयर गिर रहे हैं।
विक्रम की बातें जहरीली थीं। उसने अर्जुन का अपमान किया। अनन्या ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन आव्या बोल पड़ी, मेरे पापा बुरे नहीं हैं, वो सबसे अच्छे हैं। विक्रम हंसा। अपनी औकात देखो अनन्या, तुम इस कचरे में रहना चाहती हो या अपनी 10 साल की मेहनत बचाना चाहती हो? अनन्या ने विक्रम की आंखों में देखा और शांति से कहा, मैं वो चुन रही हूं जो मुझे खुशी देता है। तुम जा सकते हो। विक्रम गुस्से में वहां से चला गया। जाते जाते धमकी दी कि वो उसे बर्बाद कर देगा। अनन्या वहीं खड़ी रही। अर्जुन ने पास आकर कहा, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं थी। अनन्या ने उसकी ओर मुड़कर कहा, मुझे ये करना था क्योंकि पहली बार मुझे लगा कि कोई मेरा साथ बिना किसी स्वार्थ के दे रहा है। अगले कुछ दिनों में अनन्या ने गांव की शांति का आनंद लिया। उसने अर्जुन के साथ गैराज साफ किया, हिसाब किताब में मदद की। उसे एहसास हुआ कि असली सुकून बड़े शहरों की भागदौड़ में नहीं, बल्कि अपनों के साथ में है। लेकिन तभी उसे पता चला कि विक्रम ने कंपनी में तख्ता पलट कर दिया है और वो कंपनी की नीतियों को बदल रहा है। अनन्या को पुणे वापस जाना पड़ा, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके मन में अर्जुन और आव्या की यादें थीं। पुणे में बोर्ड मीटिंग के दौरान अनन्या ने विक्रम के धोखे का पर्दाफाश किया। उसने दिखाया कि कैसे विक्रम कंपनी के मूल्यों को बेचकर निजी फायदा कमा रहा था। शेयरधारकों ने अनन्या का साथ दिया और विक्रम को बाहर कर दिया गया। लेकिन अनन्या ने दोबारा सीईओ बनने से इनकार कर दिया। उसने फैसला किया कि वो छोटे उद्यमियों की मदद करेगी और अपनी कंपनी का एक हिस्सा अर्जुन के गांव में ट्रेनिंग सेंटर खोलने के लिए इस्तेमाल करेगी। जब वो वापस गांव लौटी तो बारिश हो रही थी। अर्जुन छतरी लेकर सड़क पर खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। आव्या दौड़कर आई और उसे गले लगा लिया। अनन्या ने अर्जुन से कहा, मैंने अपना वादा नहीं भुलाया है। तुमने मेरी गाड़ी ठीक की थी और तुमने मेरा दिल भी ठीक कर दिया। अर्जुन मुस्कुराया और उसका हाथ थाम लिया। कुछ महीनों बाद उसी पुराने गैरेज की जगह एक नया अर्जुन अनन्या ट्रेनिंग सेंटर खुला, जहां गांव के युवाओं को हुनर सिखाया जाता था। उनकी शादी सादगी से उसी गांव में हुई, जहां कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं, बल्कि वे लोग आए थे जिनकी अर्जुन ने सालों से मदद की थी। अनन्या को अब करोड़ों के सौदों में वो खुशी नहीं मिलती थी जो उसे आव्या के साथ हॉट चॉकलेट पीने में मिलती थी। उसने सीख लिया था कि जिंदगी कभी-कभी हमें गलत रास्ते पे इसलिए ले जाती है ताकि हम सही मंजिल तक पहुंच सके। लोनावला में अब सुनहरी धूप खिलने लगी थी। पेड़ों पर जमी ओस की बूंदें चमक रही थीं और ठंडी हवा अनन्या के मन की परतों को धीरे धीरे खोल रही थी। अनन्या अब वहां की धीमी जिंदगी की आदी होने लगी थी। हर सुबह वो अर्जुन और छोटी आव्या के साथ जल्दी उठती, आंगन में झाड़ू लगाती, खाना बनाती और कभी-कभी गैरेज में अर्जुन की मदद करती। पुराने औजारों को साफ करना या मरम्मत के ऑर्डर लिखना अब उसे अच्छा लगने लगा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सीईओ का पद छोड़ने के बाद उसे इतना सुकून मिलेगा। जो चीजें पहले उसे रात भर जगाए रखती थीं, जैसे कर्मचारियों की तनख्वाह, $1 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट और सप्लाई चेन की समस्याएं, वे अब धुंध की तरह छट रही थीं। लेकिन ये शांति ज्यादा दिन नहीं टिकी। एक दोपहर जब अनन्या एक पुराने ट्रक के पंखे को साफ कर रही थी, अर्जुन हाथ में फोन लिए गैरेज में आया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। तुम्हें यह देखना चाहिए, उसने स्क्रीन अनन्या की ओर करते हुए कहा। स्क्रीन पर एक वीडियो चल रहा था जिसमें विक्रम एक बिजनेस न्यूज चैनल को इंटरव्यू दे रहा था। विक्रम बड़े ही शालीन लेकिन चालाकी भरे अंदाज में कह रहा था, हम अनन्या के अचानक छुट्टी पर जाने के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन इस नाजुक समय में जिम्मेदारी छोड़कर जाना निवेशकों के भरोसे को तोड़ता है। इसलिए कंपनी और 2000 कर्मचारियों के भविष्य की रक्षा के लिए मुझे कमान संभालनी पड़ी है। पिछले 3 दिनों में मैंने जापानी भागीदारों से मुलाकात की है और बाजार में कंपनी की साख को बहाल किया है। जब पत्रकार ने पूछा कि संस्थापक के बिना कंपनी का भविष्य क्या है, तो विक्रम ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया, भविष्य उनका है जो काम करते हैं, उनका नहीं जो भाग जाते हैं। अनन्या ने वीडियो बंद कर दिया और गैरेज में सन्नाटा छा गया। उसे पद खोले का दुख नहीं था, लेकिन उन शब्दों ने उसके आत्मसम्मान पर गहरी चोट की थी।
अर्जुन ने धीमे से कहा। विक्रम सिर्फ कंपनी नहीं हथियाना चाहता। वो तुम्हारी छवि खराब कर रहा है, अनन्या ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। उसे लगता है कि उसके बिना मैं कुछ भी नहीं हूं, और अब वो यही पूरी दुनिया को साबित करना चाहता है। कॉलेज के दिनों में मैंने सोचा था कि सफल होने के लिए मुझे अपनी भावनाओं और खुद को पीछे छोड़ना होगा। और आज विक्रम के पास वही चाबी है। अर्जुन ज्यादा बातें करना नहीं जानता था, लेकिन उसकी नजरों में अनन्या के लिए गहरा सम्मान था। उस रात अनन्या सो नहीं पाई। वो आंगन में बैठी थी जब आव्या अपनी गुड़िया लिए बाहर आई और उसके पास बैठ गई। आव्या ने मासूमियत से कहा, जब मैं उदास होती हूं तो पापा कहते हैं कि चांद सबसे अच्छा दोस्त है, क्योंकि वो चुप रहकर सब सुनता है। आप अच्छी हैं अनन्या दीदी, लोग आपको नहीं समझते तो क्या हुआ, मैं समझती हूं। उन शब्दों ने अनन्या के दिल के किसी जख्म को भर दिया। अगली सुबह अनन्या ने अपना लैपटॉप खोला और कंपनी के सिस्टम में लॉगिन किया, जिसमें उसके पास अभी भी 30 दिनों का एक्सेस था। उसने देखा कि विक्रम जापानी पार्टनर्स के साथ हुए समझौते की शर्तों को बदल रहा था, जिससे स्थानीय संसाधनों के बजाय आयात पर निर्भरता बढ़ जाती, जो कंपनी के मूल सिद्धांतों के खिलाफ था। अनन्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सारे सबूत जुटाए और अर्जुन से कहा, मुझे पुणे वापस जाना होगा। मैं अपनी कुर्सी के लिए नहीं, बल्कि उस कंपनी की आत्मा बचाने के लिए लड़ूंगी, जिसे मैंने खून पसीने से सींचा है। अर्जुन ने उसे सहारा दिया और पहली बार उसे गले लगाया, जो अनन्या के लिए किसी बड़ी ताकत से कम नहीं था। जब वो पुणे के एयरपोर्ट पर उतरी तो शहर का आसमान बादलों से घिरा था। वो साधारण जीन्स और शर्ट में थी, लेकिन उसकी आंखों में एक नई चमक और दृढ़ता थी। उसकी पुरानी सहायक तिया ने उसका गुप्त रूप से स्वागत किया और उसे ऑफिस के पिछले दरवाजे से अंदर ले गई। अनन्या ने देखा कि वहां के स्लोगन बदल दिए गए थे। अब दृष्टिकोण की जगह मुनाफा सर्वोपरि था। उसने चुपचाप सिस्टम से सारे रिकॉर्ड निकाले जो साबित करते थे कि विक्रम ने टैक्स लाभ लेने के लिए सरकार और जनता को धोखा दिया है। उसने शेयरधारकों की एक आपातकालीन बैठक बुलाई। बैठक के दिन अनन्या ने पूरी गरिमा के साथ उन लोगों का सामना किया जो कभी उसके साथ खड़े थे, लेकिन अब विक्रम की ओर थे। उसने स्लाइड पर दिखाया कि कैसे नया कॉन्ट्रैक्ट कंपनी की साख को बर्बाद कर देगा। विक्रम ने उसे आदर्शवादी कहकर चढ़ाया, लेकिन अनन्या ने जवाब दिया, आदर्शवाद नहीं, ये हमारे अस्तित्व की नींव है। अगर भरोसा ही नहीं रहेगा तो मुनाफा किस काम का। बैठक का नतीजा ये हुआ कि बोर्ड ने समझौते पर रोक लगा दी और विक्रम के खिलाफ जांच बिठा दी। अनन्या ने जीत के बाद चुपचाप कंपनी से इस्तीफा दे दिया। वो अब उस पद की मोहताज नहीं थी। जब वो वापस लौटी तो अर्जुन उसका इंतजार कर रहा था। आव्या दौड़कर आई। क्या आप जीत गईं? अनन्या ने उसे गले लगाया और कहा, मैं किसी को हराने नहीं गई थी, बस अपना वादा निभाने गई थी। अगले कुछ हफ्तों में अर्जुन और अनन्या ने साथ मिलकर गैरेज को फिर से संवारा और वहां अर्जुन अनन्या ऑटो और ट्रेनिंग सेंटर की नींव रखी। अनन्या ने फैसला किया कि वो गांव के युवाओं को हुनर सिखाएगी, लेकिन विक्रम ने हार नहीं मानी थी। उसने सरकारी अधिकारियों को भेजकर गैरेज को जमीन विवाद में फंसाने की कोशिश की। एक रात किसी ने उनके गेट पर कचरा फेंका और उसे धोखेबाज कहा। अर्जुन गुस्से में था, लेकिन अनन्या शांत रही। सच को चिल्लाने की जरूरत नहीं होती अर्जुन, उसे बस खड़े रहने की जरूरत है। पूरे गांव के लोग, काकी, छोटे बच्चे और पुराने ग्राहक अनन्या के समर्थन में गैरेज के बाहर आकर खड़े हो गए। उनके पास कोई बैनर नहीं था, बस हाथ में घर की बनी रोटियां और चाय थी। ये देखकर अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। उधर शहर में 200 से ज्यादा उद्यमियों ने अनन्या के पक्ष में एक पत्र जारी किया। दबाव में आकर विक्रम को पीछे हटना पड़ा और कंपनी के पुराने चेयरमैन ने अनन्या से व्यक्तिगत रूप से माफी मांगी। उद्घाटन के दिन अनन्या ने सफेद साड़ी पहनी थी और अर्जुन ने सादा सफेद कुर्ता। वहां कोई भव्य पंडाल नहीं था, बस पुराने टायरों और लकड़ी के मेजों से बना एक मंच था। अर्जुन ने कहा, हमने ये जगह अमीर बनने के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों को रास्ता दिखाने के लिए बनाई है जिन्हें दुनिया बेकार समझती है। अनन्या ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जिस दिन मैंने मजाक में कहा था कि तुम गाड़ी ठीक करोगे तो मैं शादी कर लूंगी, मुझे नहीं पता था
कि तुम न केवल इंजन बल्कि मेरे टूटे हुए भरोसे को भी ठीक कर दोगे। आव्या ने मंच पर आकर एक गाना गाया जिसे सुनकर सबकी आंखें नम हो गई। उस रात तारों की छांव में अनन्या ने महसूस किया कि एक सीईओ के तौर पर उसने जो कमाया था उससे कहीं ज्यादा कीमती ये छोटा सा परिवार और गांव वालों का प्यार है। उसने वो सब कुछ पा लिया था जो कभी पैसों से नहीं खरीदा जा सकता था। अब वो एक पत्नी, एक माँ और एक मार्गदर्शक थी। और उसे अपनी इस नई पहचान पर गर्व था। एक मजाक से शुरू हुई ये कहानी अब एक नई उम्मीद की दास्तान बन चुकी थी। मार्च का महीना था। आसमान हल्के नीले रंग का था और पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से आने वाली ठंडी समुद्री हवा अनन्या के बालों को उड़ा रही थी जब वो उस पुराने जंग लगे साइन बोर्ड के सामने खड़ी थी जो महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमा को दर्शाता था। नीचे की घाटी हरी भरी थी और घुमावदार सड़कें बादलों के बीच किसी रेशमी पट्टी की तरह दिख रही थीं। अर्जुन ने अपनी मोटरसाइकिल एक पेड़ के नीचे खड़ी की और 2 गर्म कॉफी के कप लिए अनन्या के पास आया। उसने पूछा कि क्या उसे ठंड लग रही है, लेकिन अनन्या ने मना कर दिया और टकटकी लगाकर उस क्षितिज को देखती रही जहां समुद्र की लहरें दूर कहीं धूप में चमक रही थीं। अनन्या ने बताया कि पुराने दिनों में जब वो बहुत तनाव में होती थी तो वो अक्सर अपनी कार लेकर अकेली यहाँ आती थी, क्योंकि इस सीमा पर खड़े होकर उसे ऐसा महसूस होता था जैसे उसे अपनी पिछली जिंदगी और भविष्य के बीच चुनाव करने का अधिकार मिल गया हो। अर्जुन ने पास के एक बड़े पत्थर पर बैठते हुए कहा कि उसने भी अपनी पुरानी ट्रक पर सामान लाते हुए कई बार यहाँ से सफर किया था, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि वो अनन्या जैसी लड़की के साथ यहाँ फिर से आएगा। अनन्या ने उसे बताया कि उसे विदेश में एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय पद के लिए प्रस्ताव मिला है और उसके पास सोचने के लिए सिर्फ 3 दिन हैं। अर्जुन शांत रहा और अनन्या का हाथ थाम लिया। अनन्या ने स्वीकार किया कि उसे फिर से शून्य से शुरुआत करने से डर नहीं लगता, लेकिन उसे डर है कि कहीं वो फिर से खुद को न खो दे या उस शांति को न छोड़ दे जो उसने इस छोटे से गांव में पाई है। अर्जुन ने उसे समझाया कि कोई भी चुनाव पूरी तरह सही नहीं होता। बस वही चुनना चाहिए जो रात को आंखें बंद करते समय मन को शांति दे। अनन्या ने अर्जुन के कंधे पर सिर रखा और कहा कि अगर उस बारिश वाली रात में उसने वो इंजन ठीक ना किया होता तो वो आज भी एक अहंकारी और अकेली सीईओ ही होती। अर्जुन मुस्कुराया और बोला कि वो भी शायद सिर्फ मशीनों के पुर्जों को पहचानने में ही अपनी जिंदगी बिता देता। शाम को जब वे वापस गैरेज लौटे तो कई नए छात्र वहां आए थे, जिनमें मीरा नाम की एक 17 साल की लड़की भी थी जो बहुत गरीब थी और अपनी बीमार माँ की देखभाल के लिए पढ़ाई छोड़ चुकी थी। मीरा डरी हुई थी, लेकिन आव्या ने उसका हाथ थामा और उसे अंदर ले गई। अनन्या ने अर्जुन की ओर देखा और उसे अपना जवाब मिल गया। उस रात अनन्या ने विदेश जाने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और ईमेल में लिखा कि उसने वो जगह चुनी है जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अगले ही दिन दिल्ली से एक युवा पत्रकार वहां आया और उसने उनके इस मुफ्त ट्रेनिंग सेंटर पर एक छोटी डॉक्यूमेंट्री बनाई। वो वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया और मात्र 48 घंटों में उसे 30 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा। लोग अनन्या के इस फैसले की तारीफ करने लगे और सरकार ने भी उनके इस अर्जुन अनन्या मॉडल को देश के बाकी राज्यों में लागू करने के लिए हाथ मिलाया। कई बड़ी कंपनियों ने छात्रों के लिए छात्रवृत्ति देने का वादा किया और शहर के उन लोगों ने भी संदेश भेजे जिन्होंने पहले अनन्या पर शक किया था। यहाँ तक कि विक्रम ने भी हार मान ली थी और अब वो सब कुछ छोड़ छाड़कर अपनी पत्नी के साथ एक छोटी सी बेकरी चलाने की योजना बना रहा था। महीने के आखिरी दिनों में अर्जुन और अनन्या ने अपने नए बने हॉस्टल में सो रहे छात्रों को देखा तो अनन्या ने कहा कि उसे इस बात का कोई मलाल नहीं है कि वो यहाँ रुकी, बल्कि उसे दुख है कि उसने ये सार्थक जीवन जीने का फैसला पहले क्यों नहीं लिया। अनन्या ने अर्जुन का शुक्रिया अदा किया कि उसने न केवल उसकी मर्सिडीज ठीक की, बल्कि उसकी आत्मा और जीवन के प्रति उसके नजरिए को भी पूरी तरह बदल दिया। अर्जुन ने अनन्या का हाथ चूमा और कहा कि उन्हें अब दुनिया के लिए कुछ बहुत बड़ा करने की जरूरत नहीं है। बस इतना काफी है कि वे किसी बच्चे के मन में ये विश्वास जगा सकें कि ये दुनिया अभी भी रहने के लिए एक अच्छी जगह है।
रात के सन्नाटे में वे दोनों एक दूसरे का हाथ थामे खड़े थे और वो पुरानी मजाक वाली चुनौती अब एक खूबसूरत हकीकत बन चुकी थी। अगर तुम इसे ठीक कर दोगे तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। और सच में अर्जुन ने उस इंजन के साथ साथ उनके भविष्य को भी हमेशा के लिए ठीक कर दिया था। इस कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और साझा करें। आपकी हर प्रतिक्रिया हमें आगे और बेहतर कहानियां लाने के लिए प्रेरित करेगी। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ। मानसून के बाद की बारिश 3 दिनों तक लगातार चलती रही। लोनावला का वातावरण शांत और गंभीर हो गया था, जैसे वो मुंबई से आने वाले किसी बड़े तूफान की आहट सुन रहा हो। कंपनी ने अनन्या के इस्तीफे और उसके स्वतंत्र रूप से लोनावला में केंद्र स्थापित करने के फैसले पर बहुत तीखी प्रतिक्रिया दी थी। हालांकि बोर्ड मीटिंग में अनन्या को भारी समर्थन मिला था और मीडिया भी उसके साथ था। पर चीजें इतनी आसान नहीं थीं। विक्रम, जो अब कंपनी का उपाध्यक्ष बन चुका था और कभी अनन्या का सबसे करीबी सहयोगी था, अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था। एक बिजनेस पत्रिका को दिए इंटरव्यू में उसने साफ कहा, हम रणनीतियों में भावुकता बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम शेयरधारकों के लिए काम करते हैं, न कि किसी पर्यावरण मित्रता या आदर्शवाद के भ्रम के लिए। अगले ही दिन अनन्या के निजी और आधिकारिक दस्तावेजों को सोशल मीडिया पर लीक कर दिया गया। कई समाचार पत्रों ने बहुत ही कड़वे शीर्षक छापे। कुछ ने उसे जिम्मेदारी से भागने वाली सीईओ कहा, तो कुछ ने उसे नैतिकता के नाम पर मुनाफा बर्बाद करने वाली महिला करार दिया। अनन्या को एक गुमनाम ईमेल भी मिला जिसमें लिखा था, अभी रुक जाओ वरना अंजाम और बुरा होगा। अर्जुन का चेहरा ये सब पढ़कर सख्त हो गया। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींची और पुणे जाकर उन लोगों का सामना करने की सोची। लेकिन अनन्या ने उसका हाथ थाम लिया। नहीं अर्जुन, ये इसके लायक नहीं है। वे चाहते हैं कि हमें गुस्सा आए। हम अपना आपा खो दें और जो कुछ हमने यहाँ बनाया है उसे खुद ही तबाह कर दें। अनन्या ने अपना लैपटॉप खोला और एक संक्षिप्त लेकिन प्रभावशाली जवाब लिखा, मैंने सही रास्ता चुना है। आसान रास्ता नहीं। उस रात उसकी ये पोस्ट इंटरनेट पर जंगल की आग की तरह फैल गई। लेकिन अगले ही दिन एक और नई समस्या खड़ी हो गई। अचानक गैरेज पर नगर निगम और निर्माण विभाग के अधिकारी आ धमके। उन पर आरोप था कि ये गैरेज सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके बनाया गया है। एक अधिकारी ने ठंडे स्वर में कहा, हमें आपके सारे कागजात और जमीन की पैमाइश करनी होगी। अर्जुन हैरान था क्योंकि ये गैरेज उसके दादाजी के समय का था और उसके पास सारे वैध कागजात थे, लेकिन वे सुनने को तैयार नहीं थे। रात में जब वे गैरेज बंद कर रहे थे तो किसी ने कचरा फेंका और उसे कॉर्पोरेट गद्दार चिल्लाकर भाग गया। अर्जुन परेशान था, लेकिन अनन्या ने उसे पानी पिलाते हुए समझाया कि वो सच्चाई की खातिर पीछे नहीं हटेगी और अगर वो आज हार गई तो वो उन सब लोगों और छात्रों के भरोसे को तोड़ देगी जो उसे अपनी प्रेरणा मानते हैं। अगले दिन अनन्या ने आधिकारिक तौर पर अपने नए उद्यम की घोषणा की, अर्जुन अनन्या केंद्र, जो न केवल मरम्मत का काम करेगा बल्कि गरीब युवाओं के लिए एक स्किल ट्रेनिंग सेंटर भी होगा। इसके जवाब में पुरानी कंपनी ने उन पर 20 करोड़ रुपए का हर्जाना और व्यापार पर रोक लगाने का मुकदमा ठोक दिया। ये खबर सुनते ही लोनावला और आसपास के गांवों के सैकड़ों लोग गैरेज के बाहर इकट्ठा हो गए। वे कोई विरोध नहीं कर रहे थे, बस शांति से खड़े थे। कोई सब्जी लाया था, कोई पानी की बोतलें और कोई अपनी जमा पूंजी के छोटे लिफाफे। वही बूढ़ी महिला जिसकी गाड़ी अर्जुन ने ठीक की थी सबसे आगे खड़ी थी और उसने अनन्या से कहा, बिटिया तू डरना मत, हम सब तेरे साथ हैं। एक छोटे बच्चे ने अनन्या के हाथ में एक खिलौना गाड़ी थमा दी और बोला, आपने मेरे पापा की गाड़ी ठीक की थी, अब ये मेरी तरफ से आपके लिए। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। तभी मुंबई से एक वकील का संदेश आया जिसमें 200 से अधिक उद्यमियों और पूर्व कर्मचारियों के हस्ताक्षर थे जो अनन्या के समर्थन में खड़े थे। उन्होंने घोषणा की कि वे मुनाफे से ऊपर नैतिकता को रखने वाले लोगों के साथ हैं। कानूनी दबाव और सार्वजनिक समर्थन को देखते हुए अदालत ने मुकदमे पर रोक लगा दी और जांच के आदेश दिए। विक्रम की साख गिरने लगी और कंपनी के शेयर भी धराशायी हो गए।
अंत में पुराने चेयरमैन हर्षवर्धन सिंह ने खुद अनन्या को माफी का ईमेल भेजा, पर अनन्या ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस अपनी नई दुनिया के निर्माण में व्यस्त रही। एक शाम अर्जुन ने मेज पर कुछ जंगली फूल रखे और अनन्या से पूछा कि क्या वो अगले दिन उद्घाटन समारोह के लिए तैयार है। उसने शर्माते हुए पूछा, क्या तुम एक गरीब मैकेनिक से शादी करोगी? अनन्या मुस्कुराई। कल हम केंद्र का उद्घाटन करेंगे और शाम को शादी। उस रात बादल छट गए और आसमान में दूज का चांद नजर आया। अगले दिन की सुबह ठंडी और सुनहरी थी। वो दिन लोनावला के इतिहास में उम्मीद का दिन था। पूरा गांव सजा हुआ था। युवाओं ने पुराने टायरों और बर्तनों से गैरेज को एक उत्सव स्थल में बदल दिया था। लोग दूर दूर से मिठाई और उपहार लेकर आ रहे थे। अर्जुन ने सफेद कुर्ता पायजामा पहना था और आव्या बैंगनी रंग की फ्रॉक में चमक रही थी। अनन्या सफेद सिल्क की साड़ी में आई, जिसके हाथ में जंगली फूलों का गुलदस्ता था। जब वे मंच पर आए तो लोगों ने तालियों से उनका स्वागत किया। अर्जुन ने कहा कि ये केंद्र उन लोगों के लिए है जिनका कोई भविष्य नहीं था। अनन्या ने भावुक होकर कहा कि अर्जुन ने न केवल मशीनों को बल्कि उसके दिल के जंग को भी साफ कर दिया है। उसी समय एक काली लग्जरी कार गेट पर रुकी और चेयरमैन हर्षवर्धन सिंह बाहर आए। सन्नाटा छा गया। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि वे यहाँ किसी विवाद के लिए नहीं, बल्कि अपना वादा निभाने आए हैं। उन्होंने सारे मुकदमे वापस लेने के आधिकारिक दस्तावेज और अपनी तरफ से एक दान का चेक अनन्या को सौंपा। अनन्या ने उसे अर्जुन और गांव वालों की सहमति से स्वीकार किया। शाम की शादी बहुत सादा और भावुक थी। जब आव्या ने अनन्या के लिए गाना गाया तो कोई भी अपनी आंखों के आंसू नहीं रोक पाया। रात के सन्नाटे में अर्जुन और अनन्या एक दूसरे का हाथ थामे बैठे थे। अर्जुन ने कहा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो एक मैकेनिक होकर भी इतना बड़ा घर बसा पाएगा। अनन्या ने उसके कंधे पर सिर रखा और कहा कि एक सच्चा एहसास हजारों प्रेजेंटेशन से ज्यादा कीमती होता है। दिल्ली हिंदी एक्सेंट ट्रे। कुछ महीने बीत गए और मार्च का महीना आ गया। वे दोनों फिर से सह्याद्री की उसी सीमा पर खड़े थे। अनन्या ने बताया कि उसे फिर से मुंबई से एक बहुत बड़ा पद ऑफर हुआ है। अर्जुन ने उससे पूछा कि उसका क्या फैसला है। अनन्या ने अर्जुन का हाथ कसकर पकड़ा और कहा कि उसने रहने का फैसला किया है। वो अब सिर्फ एक सीईओ नहीं, बल्कि एक पत्नी, एक माँ और एक गुरु थी। उसने अपनी पुरानी पहचान के बदले एक ऐसा जीवन पाया था जिसमें हर दिन सुकून था। अर्जुन ने उसे चूमा और कहा कि उनका छोटा सा गैरेज अब पूरे क्षेत्र के लिए आशा का घर बन चुका है। सूरज ढल रहा था और लोनावला की पहाड़ियों में उनकी हंसी गूंज रही थी। एक मजाक से शुरू हुई कहानी ने उनकी पूरी दुनिया ही ठीक कर दी थी। इस कहानी को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। अगर ये आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे साझा करें। फिर मिलेंगे अगली दास्तान के साथ। उस सुबह लोनावला में हल्की ठंड थी और सूरज की किरणें घने बादलों को चीरती हुई जमीन पर उतर रही थीं। ये एक ऐसा दिन था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक नई कंपनी का उद्घाटन और एक ऐसी शादी जो किसी भी स्थापित मानदंड के अनुरूप नहीं थी। लेकिन स्थानीय लोगों की नजर में ये आशा का दिन था। वो दिन जब एक शहर की सफल महिला ने सत्ता की कुर्सी छोड़कर एक पुराने गैरेज, एक साधारण मैकेनिक और एक अनाथ बच्ची को अपना लिया था। ये एक ऐसा दिन था जिसमें हर कोई अपना योगदान देना चाहता था, बिना किसी स्वार्थ के, केवल विश्वास के कारण। गैरेज के सामने युवाओं की टोलियां उत्साह के साथ बैनर लगा रही थीं, जिन्हें पुराने तिरपालों और रंगीन कागजों से हाथ से बनाया गया था, जिस पर लिखा था अर्जुन अनन्या ऑटो वर्क्स, मध्य भारत का प्रशिक्षण और मरम्मत केंद्र। इसके बगल में छोटे अक्षरों में एक और पंक्ति लिखी थी, दिल से की गई एक नई शुरुआत। आसपास के गांवों से लोग बिना किसी बुलावे के खिंचे चले आए। कोई फूल लाया था तो कोई फल और मिठाइयाँ। कुछ लोग तो अपने बच्चों को भी साथ लाए थे ताकि वे व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए अपना नाम लिखवा सकें। एक बूढ़ी महिला लकड़ी की थाली में 3 कटोरी गर्मा गर्म दाल का हलवा लेकर आई और बोली, मेरे पास इन हाथों के अलावा और कुछ नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप नए साल का ये आशीर्वाद स्वीकार करें।
अर्जुन ने सफेद कमीज और गहरे रंग की पतलून पहनी थी और उसके बालों ने अभी भी तेल के कुछ दाग थे जिन्हें उसने धोने की पूरी कोशिश की थी। उसने अपनी बेटी आव्या का हाथ थाम रखा था, जिसने बैंगनी रंग की फ्रॉक पहनी थी और उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। जैसे ही सूरज पूरी तरह निकल आया, अनन्या वहां पहुंची। उसने कमल के फूलों की कढ़ाई वाली एक साधारण सफेद साड़ी पहनी थी। बाल खुले थे और हाथ में जंगली फूलों का एक गुच्छा था जिसे बच्चों ने पहाड़ियों से तोड़ा था। जब वो आगे बढ़ी तो लोगों ने तालियां बजाईं, इसलिए नहीं कि वो एक दुल्हन थी, बल्कि इसलिए कि उन्होंने उसमें एक प्रतीक देखा था। उद्घाटन समारोह सरल लेकिन भावुक था। अर्जुन ने संक्षेप में कहा, हमने इस जगह को केवल अमीर बनने के लिए नहीं खोला है, बल्कि इसलिए खोला है ताकि वे लोग जिन्हें दुनिया भविष्यहीन समझती है, उनके पास फिर से शुरू करने के लिए एक जगह हो। उसने रुककर अनन्या की ओर देखा और कहा, और मुझे बारिश और मशीनों के शोर के बीच अपनी जीवन संगिनी मिल गई। अनन्या आगे आई और शांत स्वर में बोली, जब मैंने मजाक में कहा था कि अगर तुम मशीन ठीक कर दोगे तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी, तो मुझे नहीं पता था कि तुम न केवल इंजन बल्कि मेरे भीतर के उस विश्वास को भी ठीक कर दोगे जो बहुत पहले जंग खा चुका था। पूरा परिसर तालियों की गूंज से भर गया और बच्चों ने ढोल बजाना शुरू कर दिया। चारों ओर कागज के रंगीन टुकड़े उड़ रहे थे। लेकिन ठीक उसी पल गेट के बाहर एक चमकती हुई काली गाड़ी रुकी। काले सूट में एक व्यक्ति बाहर निकला। वो समूह के अध्यक्ष श्री हर्षवर्धन सिंह थे। सन्नाटा छा गया। किसी की जोर से सांस लेने की हिम्मत नहीं थी। यहां तक कि अनन्या भी एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। लेकिन श्री सिंह धीरे धीरे आगे बढ़े। अपना चश्मा उतारा और सुलह के संकेत में अपने हाथ उठाए। उन्होंने कहा, मैं यहां हंगामा करने नहीं आया हूं, मैं खुद से किया गया एक वादा निभाने आया हूं। अगर किसी दिन अनन्या मेहरा ने खाली हाथ फिर से सब कुछ खड़ा करने का साहस दिखाया तो मैं अपना सिर झुकाकर उसे स्वीकार करूंगा। उन्होंने एक छोटा डिब्बा आगे बढ़ाया जिसमें मुकदमा वापस लेने के आधिकारिक दस्तावेज थे और एक लिफाफा जिसमें कंपनी से हटकर एक व्यक्तिगत वित्तीय सहायता का चेक था। अनन्या ने उसे तुरंत नहीं लिया। उसने अर्जुन और बाकी लोगों की ओर देखा और कहा, मैं इसे स्वीकार करूंगी, पैसों के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरा मानना है कि कभी-कभी लोग वास्तव में बदल सकते हैं। उस रात शादी समारोह गैरेज के भीतर ही हुआ, जहां लोहे के तारों से पीले बल्ब लटकाए गए थे। मेजें लकड़ी के पुराने तख्तों को जोड़कर बनाई गई थीं और कुर्सियां तेल के डिब्बे थे जिन्हें उल्टा करके रखा गया था और साफ कपड़ों से ढका गया था। लेकिन किसी ने शिकायत नहीं की, क्योंकि किसी भी शादी ने लोगों को इतना भावुक नहीं किया था। जब आव्या मंच पर खड़ी हुई और उसने अपनी मां अनन्या के लिए खुद का लिखा हुआ एक गाना गाया तो कोई भी अपने आंसू नहीं रोक पाया। उसने अपनी तोतली आवाज में गाया, माँ, अनन्या तू धूप जैसी है जो तूफान के बाद आई है। पापा अर्जुन ने हमें पहाड़ों की तरह थाम रखा है। हमारा घर छोटा है लेकिन हंसी से भरा है। माँ, पापा, मुझे अकेला ना छोड़ने के लिए शुक्रिया। अनन्या रो पड़ी और अर्जुन ने आव्या को गले लगा लिया। लोग चारों ओर खड़े होकर तालियां बजा रहे थे क्योंकि वे जानते थे कि एक नया परिवार जन्म ले रहा है जो सत्ता या खून पर नहीं बल्कि मानवता पर आधारित था। शादी के बाद जब सब चले गए तो अर्जुन और अनन्या मध्यम रोशनी में साथ बैठे थे। अर्जुन ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, मैंने सोचा था कि मैं केवल बोल्ट और स्क्रू ड्राइवर के लिए बना हूं, लेकिन तुमने मुझे विश्वास दिलाया कि एक मैकेनिक भी दिल से अपना घर बसा सकता है। अनन्या ने उसके कंधे पर सिर रखा और बोली, और मैंने सोचा था कि मैं केवल रणनीतियां बनाने और लक्ष्य हासिल करने वाली सीईओ हूं, लेकिन तुमने मुझे याद दिलाया कि कभी-कभी एक आलिंगन और अदरक की चाय का प्याला हजारों प्रेजेंटेशन स्लाइड से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। वे चुपचाप बैठे रहे। झिंगुरों की आवाज गूंज रही थी। गैरेज की बत्तियां बंद हो चुकी थीं और लोनावला सो गया था। लेकिन उस सन्नाटे में वे दोनों एक दूसरे के थे और उनका एक साझा मिशन था, विश्वास। न्याय और दया के साथ एक क्षेत्र का पुनर्निर्माण करना। अगली सुबह अनन्या जल्दी उठी। लकड़ी की खिड़की से आती धूप को देखते हुए वो बाहर निकली।
गैरेज की दीवार पर किसी ने लाल पेंट से लिख दिया था, अर्जुन अनन्या, केवल एक गैरेज नहीं बल्कि आशा का घर। वो मुस्कुरा दी। छत पर एक गौरैया चहक रही थी, जो एक नए युग का संकेत थी। अब कोई तूफान नहीं था, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी, बस आगे का रास्ता था जिस पर वो और अर्जुन साथ चलने वाले थे। मार्च का महीना था। आसमान हल्के नीले रंग का था और सह्याद्री की पहाड़ियों से आने वाली हवा अनन्या के बालों को उड़ा रही थी जब वो उस पुरानी सीमा रेखा पर खड़ी थी जहां पुणे और मुंबई के रास्ते मिलते हैं। नीचे हरी घाटी थी और घुमावदार सड़कें बादलों के बीच किसी रेशमी धागे जैसी दिख रही थी। अर्जुन ने अपनी मोटरसाइकिल रोकी और 2 पेपर कप में गर्म कॉफी लेकर आया। उसने पूछा, ठंड लग रही है? और अनन्या ने मना कर दिया। उसकी नजरें क्षितिज पर टिकी थीं। अनन्या ने कहा, पुराने दिनों में जब मैं तनाव में होती थी तो मैं अकेली यहां आती थी। यहां खड़े होकर ऐसा लगता था जैसे मुझे अतीत और भविष्य के बीच चुनाव करने का अधिकार मिल गया हो। अर्जुन पत्थर पर बैठ गया और बोला, मैं भी यहां से गुजरा हूं, लेकिन एक पुराने ट्रक पर सामान लादकर कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे साथ यहां फिर से आऊंगा। अनन्या उसके बगल में बैठ गई और बताया कि उसे वापस लौटने का एक और बड़ा प्रस्ताव मिला है। अर्जुन हैरान नहीं हुआ और पूछा कि उसने क्या सोचा है। अनन्या ने लंबी सांस ली और कहा, मैं भागने से नहीं डरती, लेकिन मुझे डर है कि अगर मैं चली गई तो मैं उस हिस्से को खो दूंगी जिसे मैंने यहां पाया है, और अगर मैं रुकी तो शायद मैं उन लोगों को छोड़ दूंगी जिन्हें मेरी जरूरत है। मुझे नहीं पता क्या सही है। अर्जुन ने उसका हाथ जोर से पकड़ा। उसने कहा, कोई भी चुनाव पूरी तरह सही नहीं होता। बस वो चुनो जो तुम्हें शांति दे। अनन्या ने उसके कंधे पर सिर रखा। अगर तुमने वो इंजन ठीक ना किया होता तो मैं आज भी वही अहंकारी सीईओ होती। अर्जुन हंसा। और मैं वही मैकेनिक जो अपनी बेटी को बोल्ट पहचानना सिखाता। वे दोनों हंसे, लेकिन उस हंसी में गहराई थी। वे जानते थे कि वे जीवन के एक और बड़े मोड़ पर खड़े हैं। जब वे वापस लौटे तो छात्रों का एक नया समूह वहां इंतजार कर रहा था। एक 17 साल की लड़की माया, जो बहुत गरीब थी, अनन्या के सामने आई। उसने कहा, मैडम, मेरे पास पैसे नहीं है और मुझे अपनी बीमार माँ का ख्याल रखना है। क्या मैं यहाँ सीख सकती हूँ? अनन्या के बोलने से पहले ही आव्या ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, हाँ। यहां पढ़ाई मुफ्त है, लेकिन मेहनत करनी होगी। अनन्या ने अर्जुन की ओर देखा और उसे अपना जवाब मिल गया। उस रात अनन्या ने अपना लैपटॉप खोला और वापस जाने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उसने लिखा, मैंने वो जगह चुनी है जहां मेरी सबसे अधिक जरूरत है, सत्ता के लिए नहीं, बल्कि कुछ सार्थक करने के लिए। उसने लैपटॉप बंद किया और बाहर गई, जहां अर्जुन एक बूढ़ी महिला की साइकिल ठीक कर रहा था। महिला ने उसे आम की एक टोकरी दी, जिसे अर्जुन ने लेने से मना किया, लेकिन महिला ने जिद की। अनन्या मुस्कुराई। एक पुराना गैरेज अब पूरे क्षेत्र का केंद्र बन गया था। अगली सुबह दिल्ली से एक पत्रकार आया और उसने वहां के छात्रों के उत्साह को कैमरे में कैद किया। वो वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ और 2 दिनों में उसे 30 लाख से अधिक लोगों ने देखा। लोगों ने अनन्या के साहसी फैसले की सराहना की। एक रिपोर्ट में कहा गया, यहां केवल कौशल नहीं सिखाया जाता, यहां लोगों को उनकी कीमत याद दिलाई जाती है। सरकार ने भी इस मॉडल को बाकी राज्यों में लागू करने की इच्छा जताई। कई कंपनियों ने छात्रवृत्ति का वादा किया और विक्रम ने भी इस्तीफा देकर अपनी पत्नी के साथ एक छोटी दुकान खोलने का फैसला किया। महीने के अंत में अर्जुन और अनन्या ने साथ बैठकर हॉस्टल में सो रहे बच्चों को देखा और अनन्या ने कहा कि उसे कोई पछतावा नहीं है। अर्जुन ने कहा, देर आए दुरुस्त आए। अनन्या ने उसकी आंखों में देखा और कहा, जब मैं यहां आई थी तो मैं एक सीईओ थी, आज मैं एक पत्नी, एक माँ और एक मार्गदर्शक हूं जिसने सच में जीना सीख लिया है। मेरी पूरी शख्सियत बदलने के लिए शुक्रिया। अर्जुन ने उसे चूमा और कहा, हमें बस इतना करना है कि हम दुनिया को रहने लायक बनाए रखें। ऊपर तारे चमक रहे थे और पहाड़ियों की हवा भविष्य की गर्माहट लेकर आ रही थी। कोई कॉरपोरेट दबाव नहीं था,
बस हंसी गूंज रही थी। एक मजाक से शुरू हुई कहानी ने वास्तव में एक पूरे जीवन को ठीक कर दिया था। इस यात्रा में साथ रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे साझा करें। फिर मिलेंगे अगली कहानियों के साथ। वो अनन्य शांति के दिन थे। सह्याद्री की पहाड़ियों में धूप खिली हुई थी और हवाएं पुरानी यादों की परतों को साफ कर रही थीं। अनन्या अब उस धीमी और सच्ची जिंदगी की आदी हो चुकी थी। हर सुबह वो अर्जुन और आव्या के साथ जल्दी उठती, आंगन बुहारती, रसोई में मदद करती और कभी-कभी गैरेज के औजारों को साफ करने में हाथ बटाती। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक पूर्व सीईओ के तौर पर उसे साधारण जीवन में इतना सुकून मिलेगा। जिन व्यावसायिक चिंताओं ने उसे पहले कभी चैन की नींद नहीं सोने दिया था, वे अब ओस की तरह छट रही थीं। हालांकि वे पूरी तरह खत्म नहीं हुई थीं। एक दोपहर जब वो एक पुरानी गाड़ी के पुर्जों को साफ कर रही थी, अर्जुन हाथ में फोन लिए गैरेज में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर एक ऐसी गंभीरता थी जो सामान्य नहीं थी। उसने फोन अनन्या को देते हुए कहा कि उसे ये देखना चाहिए। स्क्रीन पर एक वीडियो चल रहा था जिसमें विक्रम एक प्रमुख बिजनेस चैनल पर बड़े ही शालीन और धूर्त अंदाज में इंटरव्यू दे रहा था। विक्रम कह रहा था कि कंपनी अनन्या की अचानक छुट्टी का सम्मान करती है, लेकिन इस महत्वपूर्ण समय में जिम्मेदारी छोड़कर जाना निवेशकों के भरोसे को तोड़ता है। उसने दावा किया कि कंपनी के 2000 कर्मचारियों और शेयरधारकों के भविष्य के लिए उसे कमान संभालनी पड़ी है और उसने जापानी भागीदारों के साथ फिर से बातचीत कर कंपनी की साख बचाई है। जब उससे अनन्या के बिना भविष्य के बारे में पूछा गया तो उसने तिरस्कार से कहा कि भविष्य भागने वालों का नहीं बल्कि कर्मठ लोगों का है। अनन्या ने वीडियो बंद कर दिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वो बुरी तरह आहत थी। उसे पद खोने का दुख नहीं था, लेकिन विक्रम के उन शब्दों ने उसके आत्मसम्मान को छलनी कर दिया था। अर्जुन ने कहा कि विक्रम न केवल पद हथियाना चाहता है, बल्कि वो अनन्या की पूरी साख को दुनिया की नजरों में गिराना चाहता है। अनन्या ने कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ कहा कि वो हमेशा से खुद को कठोर मानती थी, लेकिन अब उसे समझ आ रहा था कि उसने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा ऐसे लोगों के हाथ में दे दिया था जो इसके लायक नहीं थे। अर्जुन खामोश रहा। वो सांत्वना देने में बहुत कुशल नहीं था, लेकिन उसकी मौजूदगी ही अनन्या के लिए सबसे बड़ा सहारा थी। उस रात अनन्या को नींद नहीं आई। वो आंगन में बैठी थी जब आव्या अपनी पुरानी गुड़िया लेकर बाहर आई। आव्या ने मासूमियत से कहा कि जब वो उदास होती है तो उसके पापा कहते हैं कि चांद सबसे अच्छा दोस्त है क्योंकि वो चुप रहकर सब सुनता है। अनन्या ने आव्या को गले लगा लिया और उसे महसूस हुआ कि इस बच्ची की मासूमियत ने उसे एक नई शक्ति दी है। अगले दिन अनन्या ने अपना लैपटॉप खोला और कंपनी के आंतरिक सिस्टम में लॉगिन किया, जिसमें उसके पास अभी भी 30 दिनों का कानूनी एक्सेस बचा था। उसने पाया कि विक्रम जापानी भागीदारों के साथ हुए समझौते में गुप्त रूप से ऐसे बदलाव कर रहा था जो कंपनी के मेक इन इंडिया और टिकाऊ विकास के मूल सिद्धांतों को पूरी तरह नष्ट कर देते। 60% पुर्जे अब चीन से आयात किए जाने वाले थे, जो सरकार के साथ किए गए अनुबंधों का उल्लंघन था। अनन्या ने अर्जुन से कहा कि उसे अब मुंबई वापस जाना होगा, अपनी कुर्सी के लिए नहीं, बल्कि उस कंपनी और उन मूल्यों को बचाने के लिए जो उसने अपनी मेहनत से खड़े किए थे। अर्जुन ने उसे एयरपोर्ट छोड़ने का वादा किया और पहली बार उसे हिम्मत देने के लिए गले लगाया। मुंबई में कदम रखते ही अनन्या को शहर की नमी और तनाव का एहसास हुआ। लेकिन इस बार वो डरी हुई नहीं थी। उसकी पुरानी सहायक दिया ने उसे पिछले दरवाजे से ऑफिस में प्रवेश कराया। अनन्या ने देखा कि उसके पुराने ऑफिस में अब आदर्शवाद की जगह केवल मुनाफे को सर्वोपरि मान लिया गया है। उसने चुपचाप बोर्ड मीटिंग बुलाई और जापानी समझौते के उन गुप्त क्लॉज को उजागर किया जो कंपनी को सिर्फ एक आयात इकाई बना रहे थे। बोर्ड मीटिंग में भारी तनाव था। विक्रम ने उसे एक भावुक और आदर्शवादी महिला कहकर अपमानित करने की कोशिश की, लेकिन अनन्या ने ठोस सबूतों के साथ जवाब दिया कि बिना भरोसे के मुनाफा टिक नहीं सकता। अंततः बोर्ड ने समझौते पर रोक लगा दी और विक्रम के खिलाफ आंतरिक जांच शुरू कर दी।
अनन्या ने फिर से इस्तीफा दे दिया और हमेशा के लिए कंपनी छोड़ दी। जब वो वापस लोनावला लौटी तो बारिश हो रही थी और अर्जुन उसे लेने के लिए हाथ में छतरी लिए खड़ा था। आव्या ने भागकर उसे गले लगाया और पूछा कि क्या वो जीत गई है, जिस पर अनन्या ने कहा कि उसने किसी को हराया नहीं, बस अपना वादा निभाया है। अगले कुछ दिनों में अर्जुन और अनन्या ने साथ मिलकर गैरेज को फिर से व्यवस्थित किया और वहां एक ट्रेनिंग सेंटर खोलने का फैसला किया। अनन्या ने अपनी व्यावसायिक सूझबूझ का इस्तेमाल स्थानीय युवाओं को उद्यमिता सिखाने में किया, लेकिन शांति इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली थी। विक्रम ने हार नहीं मानी थी और उसने गैरेज पर सरकारी नोटिस और फर्जी आरोप लगवाने शुरू कर दिए। एक दिन नगर निगम के अधिकारी गैरेज को अतिक्रमण बताने के लिए आ धमके। अर्जुन और अनन्या के खिलाफ मीडिया में भी गलत खबरें फैलाई गईं, लेकिन गांव के लोग उनके समर्थन में खड़े हो गए। शांति देवी, जिन्हें सब प्यार से काकी कहते थे, सबसे पहले हाथ में गरम रोटियां लेकर आईं और कहा कि पूरा गांव उनके साथ है। शहर के 200 से अधिक पूर्व कर्मचारियों और उद्यमियों ने भी अनन्या के समर्थन में पत्र लिखा। कानूनी लड़ाई के बाद अंततः सत्य की जीत हुई और चेयरमैन श्री हर्षवर्धन सिंह ने खुद आकर माफी मांगी और मुकदमे वापस लिए। उद्घाटन और शादी का दिन एक साथ आया। पूरा गैरेज फूलों और दियों से सजाया गया था। अनन्या ने सफेद रेशमी साड़ी पहनी थी और अर्जुन ने सादा कुर्ता। वहां कोई फिजूल खर्ची नहीं थी, बस सच्चा प्यार और सम्मान था। आव्या ने मंच पर खड़े होकर अपनी मां अनन्या के लिए गाना गाया, जिसे सुनकर सबकी आंखें नम हो गईं। शादी के बाद उन्होंने पहाड़ियों की सैर की और पुराने दिनों को याद किया। एक नई छात्रा माया, जो गरीबी के कारण पढ़ाई छोड़ चुकी थी, उनके पास सीखने आई, जिससे अनन्या को अपने फैसले पर और गर्व महसूस हुआ। जब एक राष्ट्रीय पत्रकार ने उनकी इस यात्रा पर डॉक्यूमेंट्री बनाई तो वो पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गई। अनन्या ने अंत में कहा कि उसने न केवल एक मैकेनिक से शादी की है, बल्कि उसने अपना खोया हुआ अस्तित्व वापस पाया था। वो अब सिर्फ एक पूर्व अरबपति नहीं थी, बल्कि एक माँ, पत्नी और उन सैकड़ों युवाओं की गुरु थी जिन्हें उसने जीने की नई उम्मीद दी थी। सह्याद्री की उन पहाड़ियों में अब उनकी हंसी गूंजती थी और वो पुराना गैरेज अब उम्मीद का घर बन चुका था। नमस्ते दोस्तों। आप ये कहानी भारत के किस शहर या गांव से देख रहे हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, ताकि हमें पता चले कि हमारी आवाज कहां तक पहुंच रही है। हमें उम्मीद है कि अनन्या और अर्जुन की ये अनोखी दास्तान आपको पसंद आई होगी। आपको ये कहानी कैसी लगी और इसके किस मोड़ ने आपके दिल को सबसे ज्यादा छुआ? हम दिल से प्रार्थना करते हैं कि आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ, सुरक्षित और खुशहाल रहे। ईश्वर आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और अपार शांति प्रदान करे। यदि आपके जीवन में भी ऐसी ही कोई दिल को छू लेने वाली या प्रेरणादायक कहानी है, तो उसे यहाँ सबके साथ जरूर साझा करें। आपकी एक छोटी सी कहानी किसी दूसरे के लिए उम्मीद की नई किरण बन सकती है। हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।